ही वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा पेपर समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना उसके बारे में आपको समझाऊंगा। कम टाइम है, किसको हमें छोड़ना है किसको हमें नहीं छोड़ना है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, इसमें क ख ग घ अंग यानी 5 क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर में आएगा। और मैं पहला ही ना दूसरा को भी इसमें ले लेता हूं साथ में। दूसरे के अंदर क ख ग ये 3 क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन कहां से बनेगा ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एक चीज और मैं आप लोग बता दूं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक आपने खरीद रखा हो, उसको साथ अब भी लेकर बैठ जाओ यार, और कोशिश करो एक पेन कॉपी भी लेकर बैठो, अब भी कि अब भी बैठो। जो मैं यहां बता रहा हूं उसको नोट करो, नोट करो, क्वेश्चन बैंक है टिक करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बैठो लेकर क्वेश्चन बैंक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ओके गाइज? देखिए यानी 1 से लेकर 2 तक के क्वेश्चन के बारे में अब चर्चा कर रहा हूं। क्या आता है, कभी कभी देता है 4 ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक कोई सत्य होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है विदेश में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य उसे पहचान के लिए। तो आप एक चीज करो ना, उसमें या तो पूरा कथन सत्य वाले को पढ़ो या तो पूरा असत्य वाले को पढ़ो, दोनों को मत पढ़ो, एक कोई पढ़ो। पूरा क्वेश्चन हो जाता है रचना, किसकी रचना है, किसकी कृति है, किसकी विद्या है, किसके द्वारा रचयिता है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि भारतेंदु युग का 2 लेखक, उपन्यासकारक, नाटककारक, वैसे ही शुक्लोत्तर युग, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है। छायावादी जो भी आपके अब युग है यहाँ पे, उनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके समय सीमा भी पढ़ना है, इनकी अवधि के बारे में पढ़ना है। क्लियर गाइज? थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे तो अगर मैंने कहा ना कि आप लोग थोड़ा सा मॉडल पेपर लेकर बैठिए, चाहे क्वेश्चन बैंक आप लोग लेकर बैठिए, तो ये क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे गद्यांश पर आधारित होगा, तो मेरे पास एक बुक्स है, मैं थोड़ा सा आप लोग दिखा दे रहा हूँ। देखिए कहा जाएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी तीसरे क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन देगा, एक क और एक ख, और क में 3 प्रश्न देगा। और ये आप लोग जानते हैं गद्यांश पर आधारित जो होता है, अगर बैंक आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग देख सकते हैं कि कहानी टाइप में दे दिया जाता है ना। उसमें अ ब स 3 क्वेश्चन आता है। अ में क्या आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमने शॉर्ट में लिखा संदर्भ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ब बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो हमारा स्टोरी दिया गया, इसमें कहीं कहीं अंडरलाइन किया गया होगा, उसका हमें व्याख्या करना होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन दिया रहता है कि क्वेश्चन एक कोई बना दिया जाता है, एक क्वेश्चन जब बन जाता है तो उसका आंसर जो हमारे सामने ये गद्यांश दिया गया उसी में उसका आंसर होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसके बारे में अगर बात कर लें कि गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन को हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको गद्यांश में 4 चैप्टर ही पढ़ना है। गद्यांश में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है? बस 4 चैप्टर पढ़ना है। गद्यांश में पहले सीरीज की बात करें, गद्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। इन चारों चैप्टर का यानी चारों पार्ट का नाम हमने लिख दिया है, और जो लेखक है उनका भी हमने नाम क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब आपको पढ़ना क्या, यही 4 पार्ट आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप इसमें बस 2 पढ़ो, एक मित्रता और एक ममता। भारतीय संस्कृति भूल जाओ, अजंता को फिलहाल के लिए भूल जाओ, उसको कट कर जाओ, जो क्वेश्चन बैंक लेकर बैठे उस पर कट कर जाओ। अब इसमें क्या करना है आपको, लेकिन पार्ट का नाम सब याद होना चाहिए, चारों पार्ट का नाम और चारों का लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर गाइज? यानी मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता के जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता के भगवत शरण उपाध्याय हैं। जो भी आपका गद्यांश देना गद्य से ही दिया जाएगा, तो मैंने ये भी आपको बताया कि यही 4 हमको पार्ट पढ़ना है, और 4 में भी विशेष ये 2 पढ़िए, क्योंकि मैंने बताया ना तीसरे में 2 क्वेश्चन था, क और ख। क के अंदर ये 3 प्रश्न दिया होगा, या ख के अंदर 3 प्रश्न, कोई एक करना होता है, क करो या ख करो। क्यों मैं कहा हूं कि 2 पढ़ो, तो जो क दिया होगा मैं भी मान लो पहला या दूसरा में से दिया जाएगा, इन्हीं में से कोई एक गद्यांश उठा कर दे दिया जाएगा। दूसरा यानी ख जो दिया होगा वो तीसरे या चौथे से ही दिया जाएगा। जब 4 ही पार्ट है तो दोनों जो हमारा गद्यांश यानी गद्य वाला दिया होगा पार्ट, वो दोनों एक ही पार्ट से नहीं दिया सकता, या एक दो से लगातार नहीं दिया जाएगा। एक दो से भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब समझो, संदर्भ जब हम लोग लिखते हैं तो 2 नंबर में होता है। कितने नंबर में होता है? संदर्भ। तो मैं संदर्भ ऐसा लिख रहा हूं ना कि एक बार पढ़ोगे तुम लोग को याद हो जाएगा। एक बार आप सब पढ़ो, एक बार में याद करो। देखिए गद्यांश के हमने संदर्भ लिखा है, और जब गद्यांश पर आधारित होगा तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य से लिया गया है, इतना हम लिख सकते हैं, या गद्य खंड से लिया गया है। क्लियर है? हमें पाठ का नाम नहीं याद है, लेखक का नाम नहीं याद है, लेकिन अगर इतना लिख दोगे ना तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन है।
अगर पाठ का नाम तुम्हें याद हो गया या लेखक का नाम याद हो गया तब का 2 नंबर कोई रोकेगा नहीं। अब पाठ का नाम, लेखक का नाम कैसे याद करेंगे? ये मैंने कहा कि चारों याद करो, ठीक है। मितार्ता में से अगर गद्यांश आ गया तो मितार्ता में अधिकांश कहीं भी इसका कोई गद्यांश दिया होगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं मितार्ता जरूर लिखकर आया होगा, मितार्ता या मित्र लिखकर जरूर दिया होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, विद्या वाला है, इसमें कई जगह मितार्ता लिखा है, यानी जिसमें मितार्ता लिखा होगा उस समझ जाना कि पाठ का नाम क्या होगा, मितार्ता। और ये हमने कहा ऑलरेडी याद रखे रहोगे, तो जैसे ही पाठ का नाम मालूम हो गया मितार्ता तो लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम ममता के बारे में बात करेंगे तो ममता क्या एक तरह का दया है, जिसमें हे प्रभु, हे ईश्वर, या ममता खुल कर आ रहा है, बात कर रहा है, समझ जाना ममता पाठ है। और ममता के लेखक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। जहां पे भारतीय या संस्कृति के बारे में बात चल रही है उस समझ जाना पाठ का नाम होगा भारतीय संस्कृति, उसके लेखक होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने 3 बता दिया। अजंता के बारे में, गुफा या पहाड़ इन सब के बारे में बात करेगा तो समझना भगवत श्रवण उपाध्याय के बारे में, मतलब को बताना लेखक जो हमारे भगवत श्रवण उपाध्याय होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या करना होता है। व्याख्या करना होता है जैसे अंडरलाइन किया गया होगा, वहां पे अंडरलाइन किया गया होगा ना, उसकी व्याख्या करना है। तो हमने क्या कहा, व्याख्या 2 ही पार्ट का पढ़ो, मित्रता और ममता। इसको थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं भी पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो समझते हैं। जब भी कहा जाएगा रेखांकित शब्द की व्याख्या कीजिए, तो अगर तुम्हें बाय द वे कहीं मालूम हो गया कि पाठ का नाम मित्रता था और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो जब व्याख्या का नाम सबसे पहले लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ अब आगे जोड़ जाकर थोड़ा सा भी जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग में समझा कुछ जोड़ जाकर लिखो, खाड़ी पहले, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, फिर कुछ जोड़ जाकर थोड़ा बहुत लिखो। मतलब 3, 4, 5 लाइन आप क्या करो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बनाकर अपने आप से लिख जाओ। अगर पढ़ के जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है कि व्याख्या करना है। लेखक कहना चाहता है कि थोड़ा बहुत कुछ भी अपनी भाषा बनाकर लिखो, कॉपी छोड़कर नहीं आना है। फिर कुछ थोड़ा देर लाइन पे गए, फिर लेखक कहना चाहता है कि ऐसे लिख हम कॉपी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर गाइज? कोई प्रश्न जो तीसरा प्रश्न इसमें दिया होगा स, तो उसका आंसर उसी गद्यांश में दिया गया होगा, उसी में सबको खोज कर लिखना होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर बात समझ में आ रही होगी तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होगा, इसमें भी संदर्भ लिखना है लेकिन इसमें कविता है तो पूरा में व्याख्या करना है। व्याख्या जब करना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जो हाई स्कूल के सिलेबस हैं, आप 4 चैप्टर पढ़िएगा, एक सूरसागर, एक धनुष भंग, एक सुजान रसखान, एक बिहारी सतसई। बाकी मैथिली शरण भी होंगे आप में, उनको छोड़िए। सुमित्रानंद पंत होंगे, छोड़िए। महादेव वर्मा, उनको छोड़िए। सुभद्रा कुमार चौहान है, इनकी जो भी कविता है ना, इसको क्रॉस कर जाओ। क्या कर जाओ? क्रॉस। देखो इसमें हमने कहीं ना कहीं क्रॉस किया, उस कविता को हमें नहीं पढ़ना है। देखो ये हमने लिखा है ना, पदांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या, तो सूरदास को पढ़ना है। सूरदास को क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद आइए तुलसीदास जी को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर, तो तुलसीदास जी हो गए हमारे, और एक हमारे कौन से होंगे, अब देखिए रसखान, बिहारी। बस यही 4 पढ़िए, बाकी को क्या कर दीजिए, बाकी को अब कट कर दीजिए, उसको नहीं पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना। अब क्यों नहीं पढ़ना ये समझिए, जैसे सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा की इनकी जो कविताएं लिखी, इनको नहीं पढ़ना है, इनकी व्याख्या के बारे में इनको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? जो भी अभी आप दिए, जैसे रामनेश त्रिपाठी दिए, नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना, आप समझो। क्योंकि इसमें ये बात होता है ना कि इसमें भी 3, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पार्ट बन गए, एक क और एक ख। जब क बनकर आएगा चाहे ख बनकर आएगा, तो ये जो चारों हमारे कवि हैं ना, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान जी, बिहारी जी, ये भक्ति कालीन के हैं। ये कहीं ना कहीं भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये चारों जब हमारे भक्ति कालीन कवि हैं तो ये कंफर्म है कि एक इनकी कविता तो आनी है, और एक आपके जैसे रामनेश त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमार चौहान और भी जो लोग हैं, एक उनकी कविता से देगा और तब कहेगा उनकी संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो हम इतना मेहनत क्यों करें? हमारे पास 8 से 9 चैप्टर, क्यों मेहनत करें? हम 4 को अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेंगे भाई, जहां हमको 8-9 पढ़ना था वहां पर हम 4 को अच्छा से पढ़ लेंगे तो हमारी पेपर और अच्छा से हो जाएगी। तो आप 4 को बस पढ़ना, इनकी कविताओं को पढ़ना और इनकी कविताओं की व्याख्या पढ़ना, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको इजी जाकर लिखोगे। संदर्भ कैसे लिखना है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें प्रश्न नहीं देता है, इसमें बस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो पद्यांश में क्या लिखा, संदर्भ लिखा है। तो देखो जब पदांश कहेगा ना, पद्यांश जब कहेगा तो इसमें लिखा गया संदर्भ,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। अगर रचना तुम्हें समझ में आ गया तो लिखना रचना का नाम सूरसागर, रचयिता सूरदास। रचना अगर तुमको समझ में आ रहा है धनुष भंग है तो रचना का नाम सूरदास और यहाँ पर रचयिता का नाम तुलसीदास। सॉरी, रचना का नाम लिखना धनुष भंग और रचयिता का नाम क्या लिख देना तुलसीदास। अगर तुम्हें लगता है कि रचना सुजान रसखान हो गया तो रचयिता का नाम रसखान। अगर लगता है रचना बिहारी सतसई है तो रचयिता का नाम क्या हो जाएगा बिहारी। बस ये 4 चैप्टर आपको जाकर पढ़ना है, इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ना। इनसे ज़्यादा पढ़ोगे खुद तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज ऑलरेडी 19 तारीख हो गया है, 24 को आपको पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं। बस इन 4 लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, और इन 4 लोगों के बारे में अगर थोड़ा सा ही पढ़ लोगे ना, तुमको आइडिया हो जाएगा यार ये तो सूरसागर वाला है। और सूरसागर मतलब कौन लिखे हैं? सूरदास जी लिखे हैं। धनुष भंग वाला अरे तो धनुष भंग वाला है, कौन लिखा है? तुलसीदास। अरे तो सुजान रसखान जी हैं, रसखान नाम दिया, देखो सुजान रसखान मतलब इसके रचयिता कौन होंगे? रसखान। अगर इतना भी आइडिया तुम लोग आसानी से लिख लोगे। सूरसागर सूरदास, एक धनुष भंग याद कर लो तुलसीदास, सुजान रसखान तो रसखान ऑलरेडी इसमें तो रसखान लिखे हैं, बिहारी लगा ही है, बिहारी सतसई में कौन लिखे हैं? बिहारी हैं। इनके रचयिता आपको आसानी से याद हो जाएगा और संदर्भ आपका ये हो गया। अब व्याख्या की अगर बात करेंगे ना तो व्याख्या अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा ना लिखो, नहीं तो अगर हमें मालूम हो गया सूरसागर का है या धनुष भंग का या सुजान रसखान का या बिहारी सतसई का है तो लिखना। अगर मान लो हमको जैसे आइडिया लग गया कि सूरसागर का है तो लिखना सूरदास जी कहते हैं कि, थोड़ा बहुत कुछ अपनी भाषा बनाया खड़ी पाई, फिर सूरदास जी कहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ लिखा, फिर अपनी भाषा लिख लो कुछ थोड़ा बहुत। सूरदास जी कहते हैं कि, क्योंकि हमें अब आइडिया हो गया है कि जो ये रचना यानी जो ये पद्यांश आया है सूरसागर का है, तो सूरसागर में कौन कह रहा होगा? सूरदास जी तो कह रहे होंगे ना, तो हम इन्हीं के बारे में लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में 2 क्वेश्चन होगा, क और ख। क में जो होगा लेखक का जीवन परिचय और ख में कवि का जीवन परिचय। तो देखो मैंने बताया था कि 4 लेखक का जीवन परिचय आपके बुक्स में है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। इन 4 में से आप कम से कम 2 को जरूर याद कर लो, कम से कम 2। अगर मैक्सिमम थोड़ा टाइम मिलता है तो एक और याद कर लो ताकि आपके अंदर थोड़ा भी डाउट्स नहीं रहेगा। लेकिन आप 2 भी अगर याद करते हो ना तो आपको 3 नंबर देकर ही जाएगा। और जीवन परिचय कैसे लिखना, जैसे पहले हम बता देंगे लेखक का जीवन परिचय, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद करो, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक है ना, इन 4 में से कम 2 को याद करना है। ठीक है ना। अब देखो जैसे जीवन परिचय में क्या लिखना होता है? जन्म, जैसे जो भी लेखक है उनका जन्म, उनके पिताजी के नाम, उनके माताजी के नाम, किस स्थान में उनका जन्म हुआ था, उनकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, आगे उन्होंने थोड़ा बहुत क्या पढ़ाई लिखाई किया। क्योंकि जो जीवन परिचय आता है ना वो मैक्सिमम 60 से 80 वर्ड के अंदर लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, नाम उनका बताना है, जन्म बताना है, किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, किस राज्य में, किस देश में, ये लिख सकते हो। उनके पिता का, उनके माता का नाम और थोड़ी बहुत उनकी जो स्टोरी बीच में आई पढ़ाई लिखाई को लेकर, क्या रचना है, उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां जो भी वो लिखो और सीधे सीधे लास्ट में उनकी मृत्यु लिखो। ठीक है ना। अब देखो तो यही आपको इसमें लिखना है। और जब कभी कभी जीवन परिचय सेम यही प्रोसेस करना है, नाम, जन्म का स्थान, कब हुआ था जन्म, माता पिता का नाम, ठीक है ना, बीच की थोड़ी सी इनकी स्टोरी, पढ़ाई लिखाई इन्होंने कैसे किया, आगे चल इन्होंने क्या किया। ठीक है ना, बस। और लास्ट में इनकी प्रमुख रचनाएं एकदम नाम लिख देते हैं। ये हमारा जीवन परिचय हो गया। 60 से 80 वर्ड में लिखना है, काफी हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बारे में बात करेंगे। तो 6 में दिया गया संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें गद्यांश और यहाँ पद्यांश, यहाँ पे भी क्या संदर्भ सहित, यानी संस्कृत में जैसे आप लोगों संस्कृत खंड में जो है जैसे वाराणसी, वीर वीर पूजते, देशभक्त चंद्र, एक कहानी वाला जो दिया होगा ना उसी में से यहाँ पे क्या कर देगा, एक स्टोरी दे देगा और कहेगा उसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो वहां पे 2 स्टोरी देगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा ना 2, एक कविता वाला दे देगा उसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, एक यही दे देगा। तो इनमें से किसी को करना होगा, यानी आपकी जो स्टोरी उसको करो या कविता वाला जो आपको दिएगा उनको करो। तो आप एक चीज यहां से समझ जाओ ना, आप कविता वाला को मत पढ़ना। जो भी आपकी चैप्टर वाराणसी, वीरा वीरेण पूजता, देशभक्त चंद्रशेखर आजाद
और प्रबुद्धो ग्रामीण जो दिया है, इन्हीं चैप्टर का कहानी पढ़ना। कहानी जब एक बार पढ़े रहोगे ना तो पेपर में आप कहानी को जोड़ जाकर लिख सकते हो, लेकिन कविता का व्याख्या करना आप लोग की बस की बात अभी नहीं है। बहुत अच्छा पढ़े रहोगे तब, क्योंकि मैं बार बार ये वीडियो कमजोर बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो कहानी अगर एक बार भी पढ़े रहोगे ना, जैसे बनारसी चैप्टर अगर आ गया, कहानी बनारसी चैप्टर हो, तो बनारस के बारे में जो भी थोड़ा बहुत तुमको आता है उसमें जोड़ जाकर लिख सकते हो, नंबर मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अब कविता में कुछ भी नहीं जोड़ पाओगे, और थोड़ा सा उसमें अगर एरर लिखते हो तो सीधे सीधे क्या कर दी जाती हैं, काट दी जाती हैं। क्लियर है बात? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और एक यहाँ पे जो संदर्भ कहा था, तो संदर्भ में कह रहा था ना कि संदर्भ में कम से कम 3 नंबर पक्का मिलेगा। देखिए क्या मैं यहाँ पे कोई परिवर्तन हो रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ है पुस्तक हिंदी के, बस एक संस्कृत खंड गद्यांश था, तो गद्यांश यहाँ लिखा गया था और गद्य से लिया गया था, सब यही था, केवल गद्य लिखा गया था। पद्यांश क्या लिखा गया था, काव्य खंड से लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या गद्यांश तो है, लेकिन कहाँ से, संस्कृत खंड से लिया गया, संस्कृत के खंड से लिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था कि आपको कम से कम 4 लाइन का श्लोक याद कर लेना है। 7 में भी आपका 2 क्वेश्चन होगा, क और ख। तो जो श्लोक आपको याद करना है ना, वो 4 लाइन का श्लोक याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो कहानी देगा, एक कविता देगा। क्या हो सकता है जो कविता पेपर में आ गया वही आप याद किए थे, वही पेपर में जो आ गया है उसको हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो 4 लाइन याद रखे रहोगे ना श्लोक, तो आपको 2 नंबर कोई रोकने नहीं जा रहा है। तो श्लोक आपको कम से कम 4 लाइन याद करिए, 2 नंबर अपना प्राप्त करिएगा, ठीक है ना। ख में होगा प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी संस्कृत का प्रश्न होगा। प्रश्न 4 पूछा जाएगा और 4 में से किसी 2 को ही आंसर देना होता है, ये 2 नंबर में आएगा। 4 प्रश्न होगा, किसी 2 का आंसर देना होगा। तो देखो चैप्टर तो 6-7 है आप लोग में, लेकिन 6-7 को नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 ही तो आंसर देना है यार। तो आप क्या करो, वाराणसी को पढ़ो। संस्कृत में देखो प्रश्न में ही आंसर रहता है, थोड़ा सा कुछ याद करना होता है। जब आप बुक्स पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा तो आप वाराणसी को पढ़ो, वीरा वीरेण पुस्तक पढ़ लो, देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ लो, बस ये 3 चैप्टर का प्रश्न उत्तर एक बार पढ़ लो, आपका पक्का इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा और 2 कर जाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए रस है। रस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यूट्यूब आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो रस में हास्य रस, करुण रस, ये दोनों हमने बनाकर ऑलरेडी वीडियो क्या कर रखा है, अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अलंकार का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, छंद का हमने क्या कर रखा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क ख ग 3 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। अब यहां पे ये समझना है कि रस में 2 रस है, दोनों रस में से एक पक्का आना ही आना है। तो आप कोशिश करो कि दोनों के याद कर लो, नहीं अगर टाइम है तो कम से कम एक को पक्का याद कर लो, 2 याद कर लो, थोड़ा सा डाउट नहीं, दोनों अगर याद है डाउट नहीं, लेकिन अगर एक याद है तो थोड़ा सा डाउट, लेकिन इन दोनों में से एक को ही करना होता है, दोनों आता भी है, ये कंफर्म है कि दोनों आता है। लेकिन आप कोशिश करो कि इसका बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा डिफाइन है, छोटा छोटा उदाहरण आपको दिया गया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर वहां पे देख सकते हैं। अलंकार में 3 दिया गया है, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, इसमें तीनों नहीं याद करना, कोई 2 याद कर लो, कोई 2 परिभाषा याद कर लो और उन्हीं 2 का उदाहरण याद कर लो, आपका ये 2 नंबर देखा, किसी एक को नहीं पढ़ना है। अब आप रूपक को छोड़ लो, या मन करे तो उपमा को छोड़ो, या मन करे तो उत्प्रेक्षा को छोड़ लो, जो आपको बड़ा लगे उसको छोड़ दो, लेकिन इसमें से कम 2 आपको पढ़ लेना है। 2 पढ़ोगे तो पक्का ही आपका 2 नंबर दे रहा है, ठीक है ना। छंद की जब बात हो रही है तो 2 छंद है, रोला और सोठा, इन दोनों में से कंफर्म आ रहा है, इन दोनों में से कंफर्म आ रहा है, तब दोनों को याद कर लो। क्योंकि इसमें से अगर मान लो हमने जैसे बताया था ना, एमसीक्यू पेपर अगर होता है ना, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रोला में कितने चरण होते हैं, सोठा में कितने चरण होते हैं। हमने भी इसका वीडियो क्या कर रखा, अपलोड कर रखा, आप वहां पे पढ़ लेना, देख लेना, बुक्स में भी थोड़ा बहुत अगर आपको देखना तो देख लेना, लेकिन अब कम समय बुक्स कम, जो हमने बता दे उसको आप पढ़ो, क्वेश्चन आंसर हमने नहीं नोट कराया है, इसको आप बुक में देखो, जो हमने ऑलरेडी लिख कर डाल रखा वीडियो ना, उसको आप देख लो, उसी को बस याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से बड़ा इजी लगता है, सबसे पहले हमको तो लगता है ये पेपर सबसे पहले इजी करना चाहिए यार। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में क ख ग घ अंग यानी 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन आएगा, 5, और उसमें देखोगे उपसर्ग 3 नंबर, प्रत्यय 2 नंबर, समास 2 नंबर, 2 नंबर समास हो गया, और 2 नंबर तत्सम, 2 नंबर पर्यायवाची, 2 2 4 2 6 6 2 8 3 11 नंबर केवल क्वेश्चन नंबर 9 से आ रहा है। उपसर्ग 5 देगा, उपसर्ग आगे लगाया जाता है, जैसे अभि अभिमान, अधि अधिकार, प्रकाश प्रवेश, ऐसे लिखना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन करना होता है, 5 देगा, किसी 3 से एक एक शब्द बस बनाना होता है, ठीक है ना। ये भी हमने वीडियो क्या कर रखा, अपलोड कर रखा, आप देख सकते हैं। प्रत्यय वाला वीडियो हमने क्या कर रखा, अपलोड कर रखा है। ये प्रत्यय पीछे लगाना होता है, जैसे हमको लगाना है, मान लो पन, बचपन, लड़कपन, पागलपन, त्व, महत्व, लघुत्व, बंधुत्व,
देखो अब समास के बारे में, समास वाला वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। हाई स्कूल में दो ही समास पढ़ना है, एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची, और द्वंद्व समास कुछ परिभाषा नहीं पूछना है। इसमें क्या पूछता है कि इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह, यानी जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा वह समझ जाना द्वंद्व समास है, और जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वह द्विगु समास है। कभी कभी मैंने बताया था कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह नहीं लगाता है, लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि हाई स्कूल में दो ही समास, द्विगु एंड द्वंद्व। जैसे भीमा अर्जुन, तो पहला पद संख्यावाची हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं तद्भव तत्सम के बारे में। तो जब तद्भव तत्सम के बारे में देखोगे ना, तो तद्भव तत्सम भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 नंबर का है, कितना पढ़ेंगे? तो जब 2 नंबर का है तद्भव तत्सम, तो जो भी आपके पास बुक्स है, क्वेश्चन बैंक्स है, विद्या अवतार इत्यादि जो भी हो, जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस पेपर 15, 16, 17, 18 में कौन कौन से पूछा गया है, उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ना, उसको ज्यादा एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? यही आएगा, क्योंकि इसमें भी 5 देगा और किसी 2 को ही करना रहता है। तो यार हम कहीं ना कहीं लगता है 5 मिनट 2 लोग इजीली इसको कर लेंगे। पर्यायवाची के बारे में बात की जाए तो पर्यायवाची 2-2 लिखना होगा, ठीक है ना? 5 इसमें भी देगा, और 2 पर्यायवाची का कम से कम 2-2 शब्द आपको लिखना होता है, ये कंफर्म होता है, ठीक है ना? तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे थोड़ा सा हटकर याद कर लो, बिजली, आकाश, सूर्य, उपवन, वायु, पृथ्वी, गंगा, नदी, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। हल्का तो आप लोग को याद रहबे करेगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करो, इसमें भी क्या करो, जितनी भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया ना उसको देख लो, और एक बार सरसरी निगाहों से क्या कर लो, पूरा एक बार पढ़ लो। ये चीजें जिसमें पठ अगर दिख रहा होगा ना, वह समझ जाना कौन सा धातु होगा, पठ धातु होगा। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, ठीक है ना? पठामी, पठाओ, पठाम, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यंती, पठिष्यासी, मतलब देखो सब में क्या दिया गया है, कहीं ना कहीं पठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो जब पठ आ गया तो कम से कम आप धातु की पहचान करना सीख गए कि धातु हमारा होगा पठ। आधा नंबर था, बाकी हमें कुछ भी नहीं आता है। तो एग्जाम में कभी सुने हो किसी को 22.5 नंबर, 23.5 नंबर, 21.5 नंबर मिला? नहीं। अगर आधा केवल आप बस इतना जान गए ना, और हंस मतलब सीधी सी दिमाग रखे रहना, 2 ही धातु है, पठ दिखाई जैसे दे समझ जाना पठ धातु है, और पट दिखाई दे चाहे पट्टी से कुछ भी दिखाई दे समझ जाना पट धातु है। आधा नंबर, आगे कुछ नहीं आ रहा है तब भी आपका आधा से 1 नंबर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी अगर आपको याद करना तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखो है, देख रहे हो, पट्टी से अति दिखा, यस यस, ये सब में आ रहा ना? तो अगर ये पट्टी मतलब जिसमें लगा होगा, क्या लगा होगा? पट्टी। ये पटती है, पटसी है, पठामी है, पट्टी जिसमें लगा होगा, देखो इसमें सब में पट्टी लगा है, ये लीट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लीट लकार। और जिसमें लगा होगा ना पहले अपठत, अपठत, अपठाम, जिस लग रहा है ना, लंग लकार होगा। और जिसमें पहले सबसे पहले देखो पठतु, पठाम, पठंतु, पठ, पठम, पठम, सब दिखाई दे रहा नहीं? तो ये हमारा पठ वाला कौन सा हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। आप बेदिलिंग लकार में देखोगे तो पठते, 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 सब में पठते लगा, देखिए पठे, 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 आगे जो भी लिखा हो, लेकिन पठे पठे सब में लगा है, तो ये हमारा बेदिलिंग लकार हो गया। और जब हम इसमें बात करेंगे लिट लकार में, तो पठती, पठसी, अगर ये थोड़ा बहुत याद हो गया तो चारों को हम ट्रिक दिमाग पे रखे भी रहेंगे। फिर भी अगर मैंने कहा कि आपको इसमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो इतना हमको समझ में आ गया है कि जिसमें क्या दिया होगा, मतलब हस, पट धातु 2 ही पढ़ना है, पठ लगा है, पट धातु है, आधा नंबर से हमको 1 नंबर देगा वो, ठीक है ना? संधि के बारे में हम बात कर लें तो संधि पूरे हाई स्कूल में आपको एक ही संधि पढ़ना है, वो है यण संधि। यानी इसमें भी क्वेश्चन जब आएगा तब से पूछा जाएगा कि संधि का डिफाइन नहीं पूछा जाता है, निम्नलिखित का संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो भाई साहब संधि विच्छेद करिए या संधि कीजिए और संधि के नाम बताइए, तो ये 2 नंबर में होगा। तो पहला चीज कंफर्म हो गया ना कि संधि हमारा कौन सा होगा? यण संधि, 1 नंबर मिल गया। जो भी अगर पूछा जाएगा तब से यण संधि से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहरी कोई संधि नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ संधि से नहीं पूछा जाएगा, वृद्धि संधि से नहीं पूछा जाएगा, गुण संधि से नहीं पूछा जाएगा, अयादि संधि से नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे ना? केवल हमको कौन संधि पढ़ना है यहाँ पे? यण संधि है। तो बस हमें यण संधि के ही बारे में पूछा जाएगा। यानी हमारा पहला क्वेश्चन ये जब पूछा सन्धि संधि के बारे में, तब पूछा जाएगा संधि और संधि विच्छेद कीजिए, संधि या संधि विच्छेद करने के लिए देगा, और संधि के नाम। तो संधि का नाम हमेशा यण संधि लिखना। संधि विच्छेद करना नहीं आ रहा है, संधि करना नहीं आ रहा, लेकिन संधि विच्छेद जो यहाँ पे संधि दिया गया उसका नाम जब पूछा जाएगा तो यण संधि होना चाहिए। यण संधि लिख देना, 1 नंबर मिलेगा। इसमें अगर बुक्स देखोगे ना,
तो बहुत मुश्किल से 20-25 दिया है। आप उसको जब पढ़ लोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यण संधि कर में संधि भी करना होगा तभी भी कर सकते हैं और संधि विच्छेद करना होगा तभी भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। और इसका एक और जो ट्रिक होता है ना, अधिकांश जो हमारा मतलब यण संधि होगा ना, या वो लगा होगा तो इसके आगे कोई ना कोई एक आधा अक्षर लगा रहता है। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, बस इतना दिमाग रखना है कि यणी संधि पढ़ना है हमको, और जब भी पूछा जाएगा तो संधि विच्छेद कीजिए या संधि कीजिए और संधि के नाम बताइए। संधि के नाम बताना, यण संधि 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको आता है बुक्स थोड़ा बहुत पढ़िए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर आपको देगा जाएगा। ठीक है ना। संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत अनुवाद देखो, अब समय नहीं कि आपको पढ़ाया या समझाया तो आप लोग करोगे। संस्कृत अनुवाद के लिए प्रीवियस पेपर, जैसे कि हमने यहाँ बताया ना, वाराणसी, वीर, वेद, पूछता, देशभक्त, चंद्रशेखर था, इन्हीं 3 पार्ट का जितना देख लीजिए, जो 3 पार्ट से क्वेश्चन आया होगा ना संस्कृत अनुवाद करने के लिए, बस इनको पढ़ लेना काफी है। 4 देगा, 2 करना होता है। तो इनके पार्ट वाला जो भी मतलब वाराणसी, वीर, वेद, पूछता, देशभक्त, चंद्रशेखर, इस जो पार्ट से मतलब संस्कृत अनुवाद उसको बस पढ़ कर जाना, वो काफी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 है निबंध, और निबंध आपका आता है 6 नंबर में। तो देखिए, सबसे पहला प्रदूषण के बारे में जरूर पढ़िएगा लोग। आजकल सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्रदूषण है, देख लीजिएगा लोग। ठीक है ना। तो प्रदूषण के बारे में जरूर पढ़िए, और जब केवल प्रदूषण के बारे में पढ़िए तो प्रदूषण कोई भी प्रदूषण क्यों ना हो, प्रदूषण के बारे में जब पढ़ोगे पूरा टिकते रहो, कॉपी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, प्रदूषण के बारे में जो भी आप पढ़ गए उसको लिखते रहो वहां पे। ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि हो, कुछ भी हो, समस्या हो, प्रॉब्लम कुछ भी कह रहा है, तो आप सीधी सी जनसंख्या की जो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, इसी को जाकर वहाँ पे लिखना। और निबंध में आप कोशिश करना कि जैसे इसका भी होता है ना, निबंध में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा का अपने आप, ये नहीं कि पूरी किताबी भाषा हमको याद है, किताबी भाषा याद हो तभी हम लिख पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। निबंध आपकी भी सोच पे डिपेंड रहता है, आप क्या सोचते हैं, कुछ अपनी भी सोच व्यक्त कर सकते हैं। अब ये नहीं थोड़ा सा हम गलत सोच व्यक्त कर ले, ये सब नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन आप भी कुछ सोचिए, भाई प्रदूषण से हमारे आसपास में क्या परेशानियां हो रही हैं, जनसंख्या से हमको आसपास में क्या परेशानियां हो रही है या क्या फायदा है, ये सारी चीज दिखा जाता है। परिश्रम का महत्व, 1, 2, 3, लॉकडाउन अभी हाल ही में कोरोना वाला जो आया था मामला, तो लॉकडाउन में क्या समस्या हुआ या उसका समाधान क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। संक्रामक रोग वाली बीमारी जो है, जैसे कोरोना ही था, और भी जो होगा, तो इस पर जब निबंध की बात होगी तो 6 नंबर में ना, अब जैसे मान लो कुछ और निबंध आ गया, जैसे जल की उपयोगिता आ गया, मोबाइल पे आ गया, किसी और फील्ड पे आता है, विज्ञान के चमत्कार पे आ गया, तो क्या ये सारी चीजें आप नहीं लिख सकते हो? एक बार ये पढ़े रहोगे ना, कहानी आ जाएगा, नहीं भी अगर कुछ जोड़ जाकर लिखो थोड़ा बहुत नंबर आपको मिलता है। ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे। तो देखो, यह स्वपठित खंड काव्य है। ये आप लोग क्वेश्चन बैंक जो भी इसमें देखे ना, दिया हुआ कर्मवीर भारत, मातृभूमि के लिए, ठीक है ना, फिर दिया मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, अग्र पूजा, कर्ण, मुक्ति दूत, तुमुल, ज्योति जवाहर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट है ये 3 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। तो इसमें 9 पार्ट को हमें नहीं पढ़ना है, आपको जो इजी लगे वो पढ़ना, जो आपको इजी लगता है ना। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूं, ये जो भी 9 पार्ट है, 9 पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किसी एक खंड, यानी क देखो मुक्ति दूत दिया है ना, तो मुक्ति दूत वाला तो इसी है, यानी क का पहला दूसरा दोनों करना पड़ेगा, तब इनमें का कोई एक नहीं करेंगे। जो खंड कर रहे हैं और क कर रहे हो तो क का ही दोनों क्वेश्चन करना है, अगर ख करो तो ख का ही दोनों करना है, मतलब कोई भी इसमें से खंड ले सकते, क ख का कोई भी ले तो उन्हीं का दोनों पार्ट हमको करना है। तो आप एक काम करो ना, जो आपको इजी लगता है उसको पढ़ना है। जैसे मुझे मेवाड़ मुकुट अच्छा लगता है, तो मेवाड़ मुकुट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग महाराणा प्रताप के बारे में जरूर सुने होंगे, कैसे राजा थे, ठीक है ना। तो आप इनके स्टोरी एक बार पढ़ के जाओ, इनके स्टोरी एक बार पढ़ के जाओ, वहां पे कहीं पूछता है और आलू सर का कथा संक्षिप्त में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाने रहोगे तभी तो लिखोगे उसमें, ठीक है ना। बाकी ये नहीं पढ़ना है, ये जो भी अब हमको नहीं पढ़ना है। ये मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। दिया ये सब है, क्वेश्चन पेपर भी हमने दिखा दिया, बस मेवाड़ मुकुट को आप लोग पढ़ कर जाओ, मेवाड़ मुकुट पढ़ो 3 नंबर पाओ, ठीक है। अंत में गाइज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गाइज आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे गाइज तो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपकी लाइक्स कमेंट्स शेयर जब होंगी ना गाइज, तो आपकी कमेंट्स में भी तो हो सकता है सर नेक्स्ट पेपर इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स के बारे में भी कुछ समझा दीजिए, तो मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। मैं ऑल सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाला हूं, एक बस ड्राइंग को छोड़कर, ठीक है गाइज। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना गाइज, तो प्लीज गाइज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।